बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अभी तक आप 10वीं की पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। देखते हैं, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। अगर आपको याद हो तो आपने कक्षा 9वीं में वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया था। आपने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जानिए, एक बार दोहराते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं का समावेश होता है। इसका मतलब है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब मिल जाएंगी तब कहलाएंगी वो वास्तविक संख्याएं। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इन्हें आप कक्षा 9वीं में जरूर पढ़े होंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं इनको। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शुरू होती हैं 1 से और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला में अगर 0 आ जाए तो बन जाती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उनमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य का समावेश होता है। आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा। शून्य आगे की ओर धनात्मक संख्या और पीछे की ओर ऋणात्मक संख्या, ये समावेश कहलाता है पूर्णांक। और 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या। तो जानिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है। 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारा 0। और पूर्णांक संख्याएं तो इनमें आप सबसे छोटी संख्या बता नहीं सकते हैं। परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक शर्त है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर में 0 न हो। जहां पे आपके P और Q क्या होंगे? एक पूर्णांक संख्याएं ही होंगी। इसका मतलब है कि P और Q का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन केवल P का मान, Q का मान नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2/5 -3/-8, 0/6 -7/4, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और देखिए P और Q, P Q ये सारे जो नंबर हैं वो सभी हमारे आएंगे पूर्णांक के अंदर, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अपरिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम अभी आगे समझेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं दशमलव प्रसार। ये भी कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, दशमलव संख्याएं जो होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होती हैं
शांत और दूसरी होती हैं अशांत। शांत वे संख्याएं होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद या निश्चित संख्या के बाद रुक जाती हैं। अशांत वह संख्याएं होती हैं जो रुकती ही नहीं हैं, चलती जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 3/5। अगर इसको हम दशमलव के रूप में बदले तो देखिए 0.0 5 6 30 मतलब 0.6। एक और देखते हैं 7/8। डिवाइड करते हैं इसको 0.64 6 0 8 7 56 4 फिर 0 8 5 40। तो आपने देखा 3 संख्याओं के बाद यह समाप्त हो गया 0.875। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे शांत दशमलव। आगे समझते हैं अशांत क्या होता है। तो जानिए अशांत में आते हैं 2 प्रकार। आपने पढ़ा होगा आवर्ती और अनावर्ती। अशांत के 2 प्रकार आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती वह संख्याएं होती हैं जो एक निश्चित संख्या जो होती है वो बार बार रिपीट होती है। अनावर्ती में ऐसा नहीं होता है। समझते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 1/3। अगर इसका हम दशमलव प्रसार देखें 0.0 3 त्रिका 9 1 फिर 0 3 त्रिका 9 फिर 1 फिर 0 3 त्रिका 9 1। तो आप देख रहे हैं ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा। तो आपने देखा होगा कक्षा 9वीं में जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 जो है वो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसलिए इसे कहा गया है आवर्ती। जैसे अगर किसी संख्या के ऊपर लगा है बार, इसे 12, तो हम इसका मतलब समझेंगे कि 12 12 12 ये बार बार आता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। इन संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती संख्या। अब समझते हैं अनावर्ती संख्याओं को। कक्षा 8 में आपने कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5 ऐसी संख्याओं का मान 3 अंक तक या 4 अंक तक जरूर निकाला होगा। और देखिए 0.1 फिर 0 1 00 1 3 0 फिर 4 0 ऐसे चलते रहे। फिर देखिए 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2। इन संख्याओं में कोई एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। इन संख्याओं को हम कहते हैं अनावर्ती। यही हमारी जो अनावर्ती संख्याएं हैं यही होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। आपने कक्षा 9वीं में देखा होगा शांत दशमलव प्रसार को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो आपको याद होगा दशमलव की जगह पे 1 दीजिए, 1 अंक है तो 1 0, ऊपर आया आपका 6, इन्हें आप काट देंगे 2 से, 2 3 6 2 5 10। तो शांत दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आपने आवर्ती संख्याओं को जिसके ऊपर बार लगा होता है उन्हें भी P/Q के रूप में लिखना सीखा था। अनावर्ती संख्याएं वे संख्याएं हैं इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो और कड़ी में हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। देखिए हमने कहा ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो। 4 हमारा पूर्ण वर्ग है,
9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है। इनको हम वर्गमूल के अंदर रखेंगे तो इनका मान एक परिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। लेकिन ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर कुछ और प्रकार की संख्याएं आती हैं जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो पहला है आपका सम संख्या। पहला आपका सम संख्याएं। तो आपने पढ़ा होगा वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होंगी वो कहलाएंगी हमारी सम संख्या। मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए। एक और तरीका है समझने का जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं कहलाती हमारी सम संख्या। जैसे देखिए इतना बड़ा नंबर है लेकिन हम इसको इकाई अंक को देखकर कह सकते हैं कि यह संख्या सम है या फिर विषम। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, 4 तो इसे हम कहेंगे ये सम संख्या है। नौ इस लिस्ट में तो 9 है ही नहीं तो हम कहेंगे दी गई संख्या सम संख्या नहीं है। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए। या फिर और तरीका समझने का जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। एक बात और याद रखेंगे सम संख्या का जो स्वरूप होता है वह 2m के रूप में होता है। इसको याद रखेंगे सम संख्या का स्वरूप 2m के रूप में होता है। और सम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। याद रखेंगे सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है या फिर पहली सम संख्या जो है वो हमारी 2 है। कुछ बातें याद रखेंगे यहाँ पे सम संख्याओं का जो स्वरूप होता है वो 2m के रूप में होता है और पहली जो सम संख्या है वो कहलाती है हमारी 2। और सम संख्या को पहचानना हो तो हम देखेंगे उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो जानिए विषम संख्या क्या होती है। आपने कहा सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य न हो, जिसको भाग देने पर 2 से वह पूरा पूरा न कटे। एक तरीका और है कि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी हो तब उसे हम कहेंगे विषम संख्या। 1, 3, 7 हमने देखा 137 का इकाई अंक तो 7 है इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी हमारी विषम संख्या। संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। हम देखेंगे इकाई अंक क्या है 9 तो ये कहलाएगी हमारी विषम संख्या। विषम संख्या का जो स्वरूप होता है वो होता है 2m + 1 के रूप में। ध्यान रखेंगे इसको सम संख्या का स्वरूप 2m और विषम संख्या का स्वरूप 2m + 1। और सम संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 चलती रही ऐसे। पहली जो विषम संख्या है वो है हमारी 1 या सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है।
तो यहाँ याद रखें कुछ बातें। विषम संख्याएं जो होती हैं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, या फिर इनका इकाई अंक क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। और विषम संख्याओं का जो स्वरूप होता है वह 2m+1 के रूप में होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या हमारी है 1। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। हमें पता है कि सभी संख्या 1 से कट जाती है स्वयं से, और सभी संख्याएं स्वयं से यानी खुद को भी वह काट सकती है। जैसे कोई भी संख्या लीजिए 10, 10 में 1 से भाग जाएगा और 10 का भाग 10 में खुद जाएगा स्वयं से। कुछ भी लीजिए 20, 20 1 से विभाजित होगा और खुद से भी 20 से कम 20। लीजिए 17, 17 1 से विभाज्य होगा और खुद से भी विभाज्य होगा, यानी कि 17 में 1 का भी भाग जाएगा और 17 खुद का। सभी संख्याएं 1 और स्वयं से तो विभाज्य होती ही होती हैं। तो 1 और स्वयं को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 1 और खुद को यानी कि स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। समझते हैं एक नंबर से। जैसे अभी हमने बोला 10, तो आप देख रहे हैं 10 1 से विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, लेकिन 10 जो है वह 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। तो 1 और 10 को छोड़कर 2 संख्याएं और हैं 2 और 5, जो जिसे विभाजित कर दे रहा है। तो 2 संख्याओं के अलावा अगर एक भी संख्या उसे काट दे रही है तब उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। और समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिया 4, 4 1 से विभाज्य है, 4 4 से विभाज्य है, 4 2 से भी विभाज्य है। तो हमने देखा 1 और स्वयं के अलावा 4 एक अन्य संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है। तो इसका मतलब है 4 हमारा क्या है भाज्य संख्याएं। जानते हैं भाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं। तो देखिए 2 हमारा किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल और केवल 1 और 2 के पहाड़े में। 3 जो है वह 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। 4, तो 4 अभी हमने देखा था 1, 4 और 2 के पहाड़े में। तो भाज्य संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं 4 से। 4, 5 नहीं है 6, 7 नहीं 8, 9, 10। यहाँ याद रखेंगे कि सबसे पहली या सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है वह हमारी 4 है। तो अगला संख्या प्रकार है हमारा अभाज्य संख्याएं। देखिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी आपने कहा जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कट जाएं, उसके अलावा कोई अन्य संख्या भी उसे काट दे, तो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य, इसका मतलब जो भाज्य न हो, जिसको विभाजित न किया जा सके। जैसे वे संख्याएं जो केवल और केवल 1 और स्वयं से कटेगी, दूसरी कोई संख्या नहीं है जो उसे विभाजित कर सके। ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। फिर सुनिए, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, इसका मतलब है कोई और संख्या उसे विभाजित नहीं कर सकती, वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 11, तो आप देख रहे हैं 11 तो 1 से विभाज्य होगा ही होगा, साथ में स्वयं से भी, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो 11 को विभाजित कर दे, इसलिए 11 को हम कहेंगे अभाज्य संख्या।
इसका मतलब 11 को काटने वाला, विभाजित करने वाला कोई संख्या है ही नहीं 1 और 11 को छोड़कर। और समझिए 19 1 से विभाज्य है और खुद से 19 से, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 19 आता हो, यानी कि वह 19 को विभाजित कर सके। तो 19 हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। समझते हैं अभाज्य संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं। देखिए 2 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से, 4 जो थी हमारी वो भाज्य संख्या थी, अभी हमने देखा था। 5 6 को हमने देखा, वो भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, 2 और 3 के पहाड़े में आता है। 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 8 जो है हमारा 2 और 4 के पहाड़े में आता है। 9 जो है हमारा 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब वो 3 से विभाज्य है। 10 2 और 5 से विभाज्य है। 11 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो हम देख रहे हैं हमारा क्रम क्या बना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी संख्याएं हमारी कहलाएंगी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सभी संख्याएं एक और स्वयं से विभाज्य है। इनको विभाजित करने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 2। यहां 2 बातें याद रखेंगे। एक हमारी ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक की जो गिनती है ना ही भाज्य में होती है ना ही अभाज्य में होती है, इसको याद रखेंगे। फिर अगर आपको याद हो तो 2 हमारी सम संख्या भी है और 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वह सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो वो क्या है, 2। कभी कभी परीक्षाओं में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसी कौन संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो याद रखेंगे क्या है वो, 2। आगे समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये हमारा आखिरी संख्याएं होगा। सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका एक कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बस क्या हो, एक हो। एक के अलावा उसका कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो। जैसे 20 और यह हमने 21। तो आप देखिए 20 1 से विभाजित, 2 से, 4 से, 5 से और स्वयं से। और 21 जो है 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। देख रहे हैं इन संख्याओं में कॉमन क्या है, बस 1। इसका मतलब है कि इन 2 संख्याओं को काटने वाली केवल और केवल एक संख्या है, वो क्या है, 1। जब भी ऐसी संख्याएं हो जिनको विभाजित करने वाली संख्याओं के लिस्ट में केवल और केवल कॉमन में 1 हो, उन संख्याओं को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। या फिर जिसका मौसा 1 आ जाए। आप मौसा पढ़े होंगे, हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। जिनका मौसा 1 हो उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। 1 सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से विभाज्य होंगी। उनके अलावा उनके बीच कोई भी कॉमन खंड नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ खंड नहीं होगा। उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। या याद रखेंगे सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना आता है, इसका मतलब है उनके गुणनखंड में केवल और केवल 1 जो होता है वही हमारा क्या होता है, सामान्य उभयनिष्ठ होता है।
देखिए समझते हैं प्रमेय 1.1। प्रमेय क्या है? देखिए प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहता है ये? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस लाइन को समझते हैं कि यह लाइन क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखते हैं, हम एग्जाम्पल में लेते हैं 20 का गुणनखंड करते हैं 2, 10 में 10, 2 5 10, अब 5 से विभाज्य है, 5 एक कम 5, तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 5 है, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो आपने देखा 20 जो है ये हमारी एक भाज्य संख्या है, और जो इसके गुणनखंड आए हैं 2 2 5, ये सभी संख्याएं हमारी जो हैं वो क्या है? अभाज्य संख्याएं। और 20 को लिखा गया है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 2 दूना 4, 4 पचे 20। आगे समझते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनके आने वाले क्रम के बिना। जैसे 2 2 5, अब लिखा जाए इसको उल्टा, 5 2 2, या फिर 2 गुणे 5 गुणे 2। किसी भी क्रम में लिखिए आप, यह 20 ही देगा हमको। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 5 10, 10 दूना 20। तो इनके क्रम को न ध्यान देते हुए अगर देखा जाए तो जो इनके गुणनखंड हैं वो क्या बोल रहा है? अद्वितीय हैं। ध्यान देंगे इस बात को, अद्वितीय, अद्वितीय। ये है द्वितीय, मतलब दूसरा कोई तो है, अद्वितीय, दूसरा न हो। इसका मतलब है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 5, इनके अलावा कोई और खंड नहीं है। फिर से बात समझते हैं, 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो मिलेगा हमको 2 2 5, और यह कह रहा है कि इनके क्रम को अगर ध्यान न दिया जाए तो ये जो संख्याएं आया है या गुणनफल आया है वह अद्वितीय होगा। इसका मतलब है कि इसके सिवाय 20 का कोई और खंड नहीं हो सकता। मतलब 20 का केवल और केवल एक ही खंड है, 2 2 5। इसके अलावा 20 का कोई भी खंड नहीं हो सकता, और ना ही किसी अन्य संख्या का खंड 2 2 5 होगा। यह केवल और केवल 20 का ही अभाज्य गुणनखंड होगा। इसलिए बोला गया है यह क्या होता है? अद्वितीय होता है। जैसे लेते हैं 24, तो अगर आप 24 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 2 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। तो आप देख रहे हैं 24 हमारी एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को लिखा गया है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यहाँ 2 और 3 ये हमारी अभाज्य संख्या है और इनके गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो प्रमेय कहता है कि जो इनका गुणनखंड आया है इनके क्रम को छोड़ दिया जाए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी आपको ये 24 ही देगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी ये आपको 24 देगा। तो इसके क्रम को ध्यान न देते हुए देखा जा कि 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2
और 3 ही आएगा, इसके सिवाय 24 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है और ना ही कोई और संख्या होगी जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। इसीलिए कहा गया है कि यह जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की ओर। देखिए, समझते हैं वृक्ष गुणनखंड क्या है। ध्यान देखिए, हमने लिखा 100 और हमने 2 भाग किया। अब इस साइड अभाज्य संख्याओं से हम काटेंगे और जो नंबर आएगा हम यहाँ लिखेंगे। जैसे समझते हैं, हम 2 से काटते हैं इसको है, तो हम कहेंगे 2 पाँचे 10, फिर एक 0 50, फिर 50 का 2 भाग करेंगे। अब फिर 2 से भाग जा रहा है ये, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पाँचे 10। अब 25 का खंड करते हैं तो 25 5 के पहाड़े में आएगा, 5 पचे 25, 5 को काटते हैं, 5 एक कम 5। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है तरीका, इस तरीकों को हम कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। और जो हमारा इस साइड नंबर आया है यही है हमारे दिए गए सवाल का खंड। देखिए, 100 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पंजे 100। इस तरीके को हम कहते हैं वृक्ष गुणनखंड विधि। दूसरा देखते हैं नंबर 216 को देखते हैं। तो हमने 216 के, अब हम विभाजित करेंगे इस संख्याओं को, यह 2 से विभाज्य है। देखिए, 2 एकम 2 एकम 2, 1 में भागने गया तो हम देंगे 0, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, आया 108। अब 108 के 2 खंड करेंगे, फिर से भाग देंगे 2 से, तो फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 साते 14। आगे देखिए, 3 के पहाड़े में 3 नवा 27, फिर 3 के पहाड़े में 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। तो ये हुआ हमारा 216 का वृक्ष गुणनखंड। और जो ये हमारे नंबर आए हैं ये होंगे इसके खंड। तो क्या लिखेंगे हम 216 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये रहा वृक्ष गुणनखंड विधि। हम आगे समझने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 90 का निकालते हैं हम लोग हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे होंगे पिछली क्लास में। जैसे 2 से काटिए इसको, 2 चौका 8, एक बचा, एक इससे मिला 10, 2 पाँचे 10। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं 3 की ओर। 3 का नियम क्या कहता है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे 4 और 5, 9 होगा, 4 और 5 9 हो गया। अगर जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है वह 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखते हैं, यह 3 से विभाज्य होगी। 3 एक कम 3, एक इसको मिला, 3 पाँचे 15, 3 3 पाँचे 15, 5 5 एक कम 5। तो हमारे पास 90 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अगर इन्हीं को कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखिए तो क्या करेंगे हम। देखिए, 2 कितनी बार है, 1 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए,
144, 2 से काटते हैं, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 से काटते हैं, 2 एक कमा 2, 2 आठे 16, 2 से काटते हैं, 2 नवा 18, 3 से काटते हैं, 3 त्रिके 9, 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3। 144 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर बोला जाए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में व्यक्त कीजिए तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 2 घाते 4। अब 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम कहेंगे 3 घाते 2। तो ये थी विधि अभाज्य गुणनखंड की। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे लस और मस। इसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले।